लोकसभा इलेक्शंस बहुत ही ज्यादा करीब हैं और तरह तरह की पार्टीज ने तरह तरह के लोगों को हायर करके डिफरेंट वे में बीजेपी के अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है। फार्मर्स अपनी डिमांड्स लेके पहले ही आ चुके हैं, जबकि वो डिमांड्स हमने उसके ऊपर पहले ही बात कर ली है, एकदम इलॉजिकल डिमांड्स हैं। उसके ऊपर आकाश बनर्जी दी सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट देशभक्त, उनके ऊपर मैंने पहली वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बट नरेशन रुकना नहीं चाहिए, यही मुद्दा है इस समय ओपोजिशन पार्टीज का, क्योंकि अभी के लिए उनके पास ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा जिससे वो जीत पाए। तो क्यों ना एक जनता के दिमाग में नरेशन सेट किया जाए ताकि ऐसा दिखाया जाए कि बीजेपी या फिर मोदी जी एक डिक्टेटर हैं। एंड जैसा मैंने पहले भी बोला, मैं वापस से बोलूंगा कि अगर इन नरेशंस को टैकल कर ले तो पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। और उसका नरेशन सेट करने आए हैं लेफ्टिस्ट के राजा ध्रुव राठी। मैं ज्यादा तुम्हारा टाइम तो बर्बाद नहीं करूंगा, ना ही चीजें गोल गोल घुमाऊंगा, क्योंकि मेरे को मैनिपुलेशन आता नहीं है। सो विल सीधे डाइव इनटू द फैक्ट्स एंड लेट अस बिगिन। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूं, वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। तो सबसे पहली चीज मैं तुमको यही बता दूं कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन रिपब्लिक भी है। अगर भारत हमारा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी होता ना, तो बीजेपी या फिर कोई और भी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती थी और इन जैसों की खाल उधड़वा कर ना इन्हें कब का जेल में बंद कर देती। बट सिंस लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि इंडिया इज ऑल्सो अ रिपब्लिक। हम डेमोक्रेसी भी हैं और रिपब्लिक भी हैं। अब इसमें अंतर ये आता है कि डेमोक्रेसी में आप चाहे वोट करके मेजोरिटी फॉर्म करके गवर्नमेंट बना तो सकते हैं, बट गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिट्स होती हैं, अपने दायरे होते हैं, जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जनता में खड़े हर एक आदमी की, प्राइम मिनिस्टर की, सरकार की, हर एक की लिमिट्स सेट है। और अगर हम रिपब्लिक ना होते तो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी लिमिट नहीं रहती। और इन जैसों को ना फिर पता चलता कि रियलिटी में डिक्टेटरशिप होती क्या है। यू कैन नॉट कॉल अ डिक्टेटर ट्वाइस इन अ डिक्टेटरशिप। समझने के लिए आसान कर दूं कि अगर तुम डिक्टेटरशिप में होते और तुम अपने डिक्टेटर को 2 बार डिक्टेटर ऐसे बोल भी देते ना, तो तुम बचते ही नहीं। अगर इंडिया सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी होता तो मेजोरिटी पार्टी कुछ भी डिसीजन ले सकती थी, लेकिन अभी के लिए इट इज बाउंडेड बाय हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है, वो किसी न किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने 2 नाम लिए हैं डिक्टेटरशिप का एग्जांपल देते समय, एक नॉर्थ कोरिया का और दूसरा रशिया का। चलो अब मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होती तो आपके मन में सबसे पहली मैं पूछूं अगर कि 2 कंट्रीज बताओ जिसमें डिक्टेटरशिप है, तो आई एम श्योर कि नॉर्थ कोरिया तो सबके दिमाग में आता, लेकिन दूसरा नाम कौन सा होता? चाइना होता। रशिया तो आपके दिमाग में शायद से आता भी नहीं, लेकिन फॉर श्योर नॉर्थ कोरिया और चाइना, जो कि अपने बच्चों से लेके अपने बूढ़ों से लेके पार्लियामेंट में भी वो उठवा देते हैं। चाइना में तो ऐसी हरकत हुई थी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पार्लियामेंट में ऑन द स्पॉट शी जिनपिंग की उपस्थिति में उन्हें वहां से उठाकर बाहर कर दिया था। और नॉर्थ कोरिया में तो आपको हाल पता ही है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके सब सहम जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर किम जोंग का दिमाग घूम गया ना, तो ये आदमी घर भी नहीं पहुंचने देगा उन्हें, ऑन द स्पॉट कहीं और ही जाओगे। चाइना का नाम ना लेना शायद से तुम्हारे लिए बहुत ही नॉर्मल बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अब वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इन जैसे लोगों की जो फंडिंग आती है ना, वो चाइना से ही आती है। तुम इसके जितने भी सोर्सेज देख लेना, जिसमें खासकर बड़े खुलासे होंगे, जिसमें सीधे सीधे बोल दिया जाएगा बीजेपी इज डिक्टेटर, मोदी इज डिक्टेटर, इन्वेस्टिगेशन एकदम खतरनाक, मतलब जो सीधे बम गिरा देंगे ना, ऐसे इन्वेस्टिगेशन के जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे ना डिजीपब से जुड़े हुए सारे के सारे न्यूज आर्टिकल्स होंगे। अभी डिजीपब क्या है, चाइनीज फंडिंग कैसे हो रही है यार, बहुत ही बड़ा वेब है। आप एक बार, एक मेरी वीडियो मैंने पहले बना चुकी है, बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो ये फिर आप प्लीज जाके एक बार वो देख लेना, आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। मैं 100% बोल रहा हूँ। बट अभी के लिए इतना जान लो कि इसकी फंडिंग, इसके चहीते दोस्त रवीश जी की, रवीश कुमार जो है एनडीटीवी वाले, उनकी भी फंडिंग, नौटंकीबाज आकाश बनर्जी की भी, अभिषेक शर्मा की भी, प्रबीर प्रकाश याद है ना जो न्यूज क्लिक के चलते अरेस्ट हुए थे, वो भी डिजीपब से ही रिलेटेड हैं। उनकी भी फंडिंग, उनकी भी चीजें चाइना से आ रही हैं, आती यूएस से भी हैं, सोरस फाउंडेशन जैसी चीजों से, लेकिन अभी के लिए चाइना पे बात कर रहे हैं। तो चाइना से फंडिंग होती है बहुत ही बड़े लेवल पर। आप एक बार जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, पक्का बोल रहा हूँ, आपकी जिंदगी, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अब यहाँ पे पहला एक्यूजेशन ये है कि भारत जो है, हमारा देश, वो 1 पार्टी 1 इलेक्शन की ओर जा रहा है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और रशिया में अभी चल रहा है। बट रियलिटी में अगर आप देखोगे तो हमारे पास 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 55 स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और एडिशनली 2597 अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटीज हैं। और ज्यादा पहले और इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही INDIA अलायंस बना था ना, भारत की नोटेबली सबसे बड़ी पार्टीज ने एक गठन बनाया था,
एंड ऑल्सो मैटर ऑफ द फैक्ट कि ऐसा भी नहीं है कि जब जब बीजेपी इनके खिलाफ लड़ी है तो हमेशा बीजेपी जीती हो। ये भी कई जगह पर आज भी इनकी सरकार बनी हुई है, विच टेल्स कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिर हम एक पार्टी एक इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लोगों का समर्थन किसी एक पार्टी की तरफ अभी के लिए बहुत ही ज्यादा लग रहा है, जो कि आई गेस 20-25 साल पहले यूपीए के लिए फिर कांग्रेस के लिए एकदम सेम सिचुएशन थी। और फिर जैसा हमारे भाई साहब ने खुद ही बोला था कि नॉर्थ कोरिया में, रशिया में खुद ही मरवा देते हैं ना उनको, कभी कुछ हो जाता है आपको इंटरनेशनल घोषित कर देंगे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। बीजेपी के खिलाफ लोग खड़े भी हो रहे हैं, जीत भी रहे हैं, वो एंटी नेशनल भी नहीं बोल रहा उन्हें, और मोरओवर रूल भी कर रहे हैं, अभी तक भी कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है फिर इसमें? तो फिर ये कहाँ से डिक्टेटरशिप हो गई? ये कौन सा डिक्टेटर है जो कि अपने ओपोजिशन को ऐसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा? इसी महीने की खबर को देख लो, फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवट तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। सेकंड चीज जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बड़ी चीज होती है वो है ईवीएम की चोरी होना। और जो पुणे वाला केस उन्होंने गिरवाया जहाँ पे ईवीएम चोरी हो गई थी, उसकी बाद की स्टोरी जो कि अक्सर नहीं बताते वो ये है कि वो जो ईवीएम थी ना वो डेमो मशीन थी। डेमो मशीन जानते हो ना, उनके अलग से स्टैंप्स होते हैं लोगों को सिखाने के लिए कि तुम्हें क्या करना होता है, कैसे करना होता है। यहाँ पर आओ, ऐसे बटन दबाओ। डेमो मशीन थी वो, ईवीएम मशीन नहीं थी ऑफिशियल। अब चोरों को लगा कि वो कोई बहुत वैल्यूएबल चीज है क्योंकि उसे सूटकेस में बंद करके रखा हुआ था। आए होंगे जर्मनी से, बेचारों को नहीं पता होगा, थे अनपढ़, क्या करें हम, चुरा ली उन्होंने फिर। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसा होना एकदम ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मेरी आंखें बंद नहीं है, मैं एक तरफ का नरेशन नहीं गाता। दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि ऐसा होने सबसे पहली बात बहुत ही बड़ा थ्रेट है। कल को अगर ईवीएम ही चोरी हो गई तब ऐसे केस में क्या करेंगे? लेकिन खैर, इस केस को संभाला गया था, इसमें ऑफिसर्स को भी सस्पेंड कर दिया था, उनको ट्रांसफर कर दिया था। अच्छा खासा एक्शन इस पूरे के पूरे केस में लिया गया था। बट द थिंग इज इसकी अदर साइड ऑफ द स्टोरी जाननी भी उतनी ही जरूरी है। एक जो नैरेटिव सेट करने वाली चीज होती है कि ईवीएम चोरी हो गई थी एंड देन यू शट डाउन, तो फिर तुम्हारे दिमाग में उतनी चीजें जाएंगी कि ईवीएम चोरी हो गई थी, कैसे चोरी हो गई। ईवीएम नहीं थी, डेमो ईवीएम थी। सुन लो बात पहले पूरी की पूरी। अथॉरिटीज खुद क्लेम कर रही हैं कि भाई चोरों ने जर्मनी से आए थे, अनपढ़ थे, उन्होंने सोचा कि भाई सूटकेस में रखी है, बहुत वैल्यूएबल चीज है, चुरा लो उसे। और उन जर्मनी के चोरों के साथ तो कुछ ऐसा हो गया। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है। ये एक्यूजेशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था। सही सुना आपने, मई 2014 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुए इलेक्शंस को जीत गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। यहाँ पर भाई की थोड़ी सी स्क्रिप्ट इधर उधर हो गई थी, लेकिन बाद में चलो इन्होंने संभाल ली। लेकिन मेरे को समझ नहीं आया एक्विजिशन सच में, मतलब कुछ भी नहीं मिला तो बस और बस एक्विजिशन बोल के दूसरों के स्टेटमेंट बोल दो। प्रशांत किशोर जी ने स्टेटमेंट दे दिया। अरे प्रशांत किशोर जी बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी बोल दें, उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो क्या बोलेंगे? ईवीएम का बहाना तो पुराना हो चुका है, तो किसको जिम्मेदार ठहरा दो? इसी को ठहरा दो, क्या दिक्कत है? और तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि मोदी जी ने खुद एक्विजिशन लगाया था, लेकिन अगले साल वो जीत गए। इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है कि भाई एक्विजिशन बस लगाने के लिए होते हैं। अगर मोदी जी का एक्विजिशन सच में होता तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन उन्हें जीतने देता? या फिर वो लोग डर गए मोदी जी से जबकि वो पावर में आए भी नहीं थे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। विच मीन्स दे आर जस्ट एक्विजिशंस। एक्विजिशंस में तुम दूसरों के स्टेटमेंट लाके लगा रहे हो, दे आर लाइक वेस्टलेस चीज है भाई, बहुत ज्यादा। दुनिया भर से मैं कितने सारे लीडर्स का कोई सा भी स्टेटमेंट लाके जोड़ दूं, विच मीन्स दे आर जस्ट एक्विजिशंस। उनकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। ऐसे सबूत ना मिलने की इतनी किल्लत मैंने पहली बार देखी है भाई पे, नहीं तो मैनिपुलेशन में तो ये बहुत ज्यादा आ गया है। इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? अशोक लवासा, बहुत बड़ा खुलासा। खैर राइमिंग करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात ऐसी है कि पहली बात तो उसका एकमात्र सोर्स जो कि पूरे के पूरे इंटरनेट पे तुम्हें मिलेगा वो होगा दी वायर। ये वही डिजिपब वाली चीजें हैं, ये इनकी न्यूज पे तो तुम भरोसा करना ही छोड़ दो। जितने भी सारे के सारे चैनल्स है ना दैट आर एसोसिएटेड विद डिजिपब, आप मेरी वीडियो जाके देख लेना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इतना प्रेशर बना रहा हूँ। सेकेंडली, दी वायर ने अपनी पोस्ट में खुद बताया कि ये जो लीक था ये सबसे पहले एक फ्रांस बेस्ड जर्नलिज्म के पास पहुंची थी, जिसके बाद फ्रांस से 16 बाकी इंडियन मेंबर्स के साथ इन्होंने शेयर करी, जिसमें दी वायर एक था। और किसी न्यूज चैनल या फिर और किसी आर्टिकल्स ने ये इंडिपेंडेंटली स्टोरी तो कवर की नहीं थी, लेकिन दी वायर बीइंग द ग्रेटेस्ट पिलर, उसने अकेले इस स्टोरी को कवर किया। और वायर ये कंफर्म कर देता है अपनी स्टोरी में। ये लोग खुद बोलते हैं कि द वायर कैन कंफर्म कि लवासा जी को तंग करने के लिए जो नंबर इन्होंने ट्रैकिंग पर डाल दिया था वो लवासा जी का ही था। दिस इज द थिंग दैट वायर कैन कंफर्म। बट एक और चीज है, उसका जस्ट अगली लाइन ये बोलती है कि जब वो लवासा जी के पास पहुंचे तो लवासा जी ने स्टोरी में आने से ही मना कर दिया। उन्होंने खुद ये बोला कि भाई नहीं नहीं, मेरे को स्टोरी में आना ही नहीं है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्या पता ये बोला हो कि तो झूठ है, लेकिन इन्होंने ऐसा लिख दिया है कि रिफ्यूज कर दिया हो। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई, जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमेटी में। तो 3 मेंबर की कमेटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? तो भैया का एक और आधा अधूरा क्लेम आता है कि मोदी सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर उन दोनों को चूज करने के प्रोसेस में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इससे क्या होगा, डिक्टेटरशिप की तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ेगा। इससे वो ईसी को और सीईसी को बायस रख पाएंगे। ये एक ऐसा यहाँ पे क्लेम है इनका। बट एक सेकंड, जरा मुझे ये तो बताओ कि 2023 में जब मोदी सरकार ने बिल लाया था, उससे पहले तक क्या होता था? जैसे वो तुम्हारे मैनिपुलेशन में ना है, लेकिन उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों ही प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस पर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी जिसको वो चाहेंगे वही ईसी और सीईसी डिक्लेयर और अपॉइंट होगा। मोदी गवर्नमेंट ने अपने बिल में सीजीआई को हटाया था, तो ओपोजिशन पार्टी के लीडर को भी तो इंक्लूड किया गया था, तब कुछ भी नहीं। ओपोजिशन पार्टी का लीडर भी तो उतने ही एक्टिवली चीजों को नोटिस करता ना। तो ये तो तुमने बताया नहीं अपने मैनिपुलेशन में कि मोदी जी ने ओपोजिशन पार्टी को भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी कि तुम भी आओ सीईसी और ईसी के अपॉइंटमेंट में अपना साथ दो, अपना सहयोग दो। तो पर तुम तो बीच में खा गए ना, तुम्हें तो अपना मैनिपुलेशन सेट करना था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2009 का ये एनेक्डोट है। उसमें एक बार क्या हुआ था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी ने प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल को रिकमेंडेशन भेजा था कि आप नवीन चावला, जो कि बहुत ही जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद को संभालने वाले थे, उनको ना नियुक्त करो, क्योंकि उनमें कुछ करप्शन या फिर कोई एक बाइजनेस वाली चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये 2009 लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। और तब प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी ने बोला था कि सिंस ये उनके अंदर नहीं आती चीजें, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर प्रेसिडेंट जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और गोपाल स्वामी जी के रिटायरमेंट के बाद नवीन चावला जी ने उस पद को संभाला और 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में कमान संभाली। तो तुम्हें लगता नहीं है कि तब डिक्टेटरशिप कहाँ गई थी, जब बस और बस रूलिंग पार्टी, विच मीन्स उस समय की यूपीए, बस और बस उसी को अनुमति थी कि भाई तुम ही सीईसी और ईसी डिसाइड करो, और उन्होंने अपनी मर्जी से डिसाइड किया। प्रेसिडेंट तक उस अपॉइंटमेंट को नहीं रोक पाया, और फिर इलेक्शंस का रिजल्ट तो हम सभी को पता है। तो बताइए ये क्या बायसनेस नहीं थी? आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? भाई अब तो प्रॉपर अनपढ़ों वाली बातें हो रही हैं। पता लग रहा है भाई कोई लड़का है, बहुत ही लेफ्टिस्ट सा लड़का है, वो जर्मनी से पढ़ के आया है, प्रॉपर अनपढ़ है भाई। जरा इस पूरे के पूरे नोटिस में जरा बताना कि पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती है, उसके ऊपर कौन सी लिमिटेशन है। यहाँ पर जो लिमिटेशन दी गई है ये एमएलए और एमपी के लिए दी गई है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। वो अपने लिए, अपने इलेक्शंस पर, अपनी पॉलिटिकल रैलीज में जितना भी चाहे उतना खर्च कर सकती है। क्या हो गया भाई, कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? अबे भाई ये ऐसा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था कि मैं ऐसे हंस दूंगा, फलाना वो कर दूंगा। लेकिन कभी कभी चीज ऐसी हो जाती है। मतलब यार कोई सेंस बन ही रहा है, उसे पता ही नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या ही मैं लोगों का क्या मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या फैक्ट्स रख रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ भाई। स्क्रिप्ट बहुत ढीली पड़ गई इस बार, सच बोल रहा हूँ मैं। इसके साथ साथ इसका कॉन्फिडेंस देखो तुम। इसको लग रहा है कि भाई बीजेपी का पर्दाफाश कर दिया यहाँ पे। मोटा भाई से ज्यादा अक्लमंद हो सकता है क्या भाई तू है? मोटा भाई ने भाई आपके जैसे पता नहीं कितने चला दिए होंगे, आपको पता भी नहीं होगा शायद से। आपको लग रहा है कि जो उसके, अगर बीजेपी चलो मान लो ऐसी गलती कर भी देती, तो तुम्हें लग रहा है कि बीजेपी में जो नमूने बैठे हैं, जो उनके ऑडिटर होंगे या फिर उनके जो फाइनेंशियल शीट बनाने वाले लोग होंगे, वो इतने ज्यादा कलाकार होंगे कि वो इतनी छोटी गलती पकड़ नहीं पाएंगे? तुम्हें क्या लग रहा है? मतलब बहुत ज्यादा दिमाग आ गया क्या तुम में? तुमने एकदम पर्दाफाश कर दिया बीजेपी का। कैसे कर सकता है इसी? यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूसकर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूँ। लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। तो ऑडियंस आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम सच्चे हैं कि नहीं? ये बताया नहीं जा रहा। आप तो इन्हें सच मान के बैठे हो, लेकिन भाई ने तो आपसे पूछा है कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम सच है कि नहीं। ये मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट में जाके सुनता नहीं हूँ। भाई पहली बात तो अगर तू बता नहीं सकता तो फिर बता क्यों रहा है? मतलब अगर तू कंफर्म नहीं कर सकता, इफ यू कैन नॉट कंफर्म इट, देन व्हाई आर यू टेलिंग इट? ये तो भाई बस और बस नैरेटिव सेट करने के लिए हो गया ना कि भाई क्लेम्स उठे हैं, उस क्लेम्स को मैं वेरीफाई तो नहीं कर सकता, बट हाँ क्लेम है तो सच ही होगा। और दूसरी बात यह कि भाई तू ताका झाकी तो बहुत करता है। आप खुद ही सोच लो, वहां बैठ के लूडो तो खेलेंगे नहीं। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने। ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ है, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। हाँ जी, तो ईडी वाले केस में तो इसने डेटा मैनिपुलेट कराया ना, एकदम चौंकाने वाला डेटा मैनिपुलेट कराया। नोटिस करना, पहले तो ये बताता है कि 2014 से ईडी की रेड्स का नंबर 4 गुना बढ़ गया है। लेकिन सच्चाई पता है एक बार क्या है? 2005 से लेके आज तक, 2005 से क्यों भाई, क्या हो गया? 2005 से अगर बात ही करनी है तो उसको डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि एक समय पे कोई दूसरी सरकार थी और दूसरे समय पे कोई दूसरी सरकार। ईडी ने 2004 से 2014 तक 112 रेड किए हैं बस और बस, और उसके बाद के 8 सालों में यानी 2014 के बाद
3000 से भी ज्यादा रेड्स किए हैं और इन 3000 रेड्स में ईडी ने करीबन 1 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं, विच इज ऑल्सो अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वहीं दूसरी तरफ कंपैरेटिवली जहां बस और बस 112 रेड हुई थी, वहां पर ये नंबर बस और बस 5346 करोड़ था। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि 2014 के बाद से ज्यादा लोग क्रिमिनल हो गए या फिर ईडी ने अपने काम बेहतर तरीके से करना शुरू कर दिया? खुद समझदार हो, जान जाओगे। ईडी और सीबीआई जितने भी केसेस इनके खिलाफ चला रही है वो सारे बंद हो जाएंगे इमीडिएटली, और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो जेल में डाल रखा है वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। अब कन्विक्शन के बाद किसी को सजा काटने के लिए जेल में डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कन्विक्ट प्रूफ करने से पहले ही ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेजा जा रहा है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो आम आदमी पार्टी के लिए जो उसका प्यार है ना, वो एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। सेकंडली, हेमंत सोरेन हो गया, मनीष सिसोदिया हो गया और जैन साहब जो हैं या फिर जितने भी हैं, इन सब की बेल की प्ली को खुद कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, विच मीन्स देयर इज एन एविडेंस, एक ठोस सबूत इनके खिलाफ मौजूद है, साथ में उसके सबूत भी हैं जिसके कारण से इन्हें बेल नहीं मिल रही है, एंड दे आर करप्ट पॉलिटिशियंस। तो उसके लिए अगर तुम चाहते हो कि वो लोग बाहर आ जाएं, ईडी अपना काम छोड़ दे, सीबीआई अपना काम छोड़ दे, तो तुम जर्मनी में वेल सेटल्ड रहो, बेहतर है हमारे लिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है। पिछले साल केरला की सरकार ने तो ये तक आरोप लगाया था कि जो हम बिल पास करते हैं हमारे गवर्नर उस पर 2-2 साल तक बैठे रहते हैं, उन बिल्स को अप्रूव ही नहीं होने देते। सीएम केजरीवाल ने बार बार कहा है पिछले कई सालों में कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो क्लेम ये है कि बीजेपी की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का यूज करके फेडरल स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर रही है, लेकिन रियलिटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 में ये क्लियरली मेंशन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये सारी की सारी पावर्स हैं कि वो किसी भी बिल को या तो प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दें, या तो उसे रोक दें, या तो उसको रिजेक्ट कर दें, वापस कर दें। ये सारी की सारी पावर खुद और खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को देता है, सो विच मींस इट इज नॉट वायलेटिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। भाई अब वापस से देखो, अनपढ़ों जैसी बात हो रही है। खैर, तुम अपनी लैंग्वेज में इसे मैनिपुलेशन कह लो, लेकिन बात ऐसी है कि बाद में सरकार ने खुद इसको क्लैरिफाई किया कि आयुष्मान स्कीम के लिए मोबाइल नंबर्स की जरूरत तो है ही नहीं। इसका जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसमें बस और बस आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ, किसी फील्ड वर्कर ने उस समय पर कोई भी रैंडम नंबर, इस समय पे इसने 2-3 नंबर जो बताए वो फिल कर दिए, लेकिन उससे ना तो इसमें ट्रीटमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है और ना ही किसी वेरिफिकेशन में। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने आर्बिट्रेरी रूल बनाया था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और जनता के खिलाफ थी, इसकी बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लेट फैसला लिया, लेकिन कम से कम सही फैसला लिया यहाँ पर डेमोक्रेसी और जनता के फेवर में। भाई सबसे पहली बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो उसने दिखाया है ना कि मैंने वीडियो बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने लेट से डिसीजन लिया, भाई ऐसा दिखाना चाह रहा है कि भाई इसी ने फोन किया था कि भाई हाँ, कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इसको जल्दी से ना तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दो। लेकिन दूसरी चीज, ओमिटेड वाली छिपाई हुई चीज ये भी है कि डीएमके, टीएमसी, बीजेडी, इन जैसी पार्टीज का 90 से 100%, 90 से 100% पॉलिटिकल फंडिंग इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड से आती थी। तो ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी पार्टीज के लिए भी, इसको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई, लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया? ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। क्या किया इन्होंने? 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी मैं नहीं रखना चाहता, इसलिए बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही छोटे तरीके से कवर कर रहा हूँ मैं इन पॉइंट्स को। लास्ट में बात आती है चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस की। अब देखो, जो वहां पर हुआ वो एकदम से गलत था, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत था। जो भी वो मेयर था उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसको जेल में डालो या फिर जो भी सजा उसकी बनती है उसको देनी चाहिए। बट द फैक्ट इज कि जो भी इसने बोला ना कि शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा, वो जो नरेशन सेट करने की कोशिश है ना, मैं उसको टैकल करना चाह रहा हूँ। एंड आप समझना इस बात को भी कि मैं उस एक्शन को डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी यहाँ पे आपको बताने के लिए बैठा हूँ, जो कि इसने छिपाई है एंड एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। बट द फैक्ट इज, जो कि हम सबकी आंखों के सामने ही है, जो कि वायलेंस अभी बीता भी है, वो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस। वहाँ पे टीएमसी वर्कर्स और कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से ना सिर्फ वोटिंग कराती है बल्कि वोटर्स को धमकाती या डराती है, वो भी सच में देखने लायक है। क्या वो फिर डिक्टेटरशिप नहीं है? और इस मैटर पर तो खुद कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कंसर्न जताया था कि यार हमारे पास इतनी ज्यादा सीटें हैं, लेकिन फिर भी बस और बस हर जगह पे हर सीट पर टीएमसी के ही कंटेस्टेंट्स हैं। कोर्ट ने खुद ये बोला था कि ये बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन है कि इतनी सारी सीट्स हैं, लेकिन फिर भी रूलिंग पार्टी यानी कि टीएमसी बस और बस उसी के कंटेस्टेंट्स डिफरेंट सीट से नॉमिनेशंस फाइल कर रहे हैं। खैर, एक लौता किस्सा नहीं है जब आपको लगेगा कि बीजेपी के अलावा भी रियलिटी में डिक्टेटरशिप चली हो। खैर, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अभी के लिए यहीं पे इसको रोकते हैं। बट अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब सुनने के बाद भी क्या आपको लगता है कि क्या भारत एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? अगर आपके हिसाब से अभी भी ऐसा ही हो रहा है तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको ऐसी कुछ घटना बताऊंगा जहां पर सच में
कांग्रेस द्वारा और बाकी पार्टीज द्वारा डिक्टेटरशिप होती क्या है वो बताया गया था। और अगर आपका जवाब ना है तो आपके लिए भी मैं सेम ही कहूंगा, तो फिर आपको जानना चाहिए कि असली में डिक्टेटरशिप होती कैसी है और कैसी दिखती है। इसीलिए अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो के लिए प्लीज कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और लोगों के साथ भी शेयर करना। डुग्गल साहब जिंदाबाद। जय हिंद।